नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं। भारत के ऊपर अमेरिका बहुत दबाव डाल रहा था कि ट्रेड डील कर लो, 9 जुलाई तक कर लो, 9 जुलाई की डेडलाइन है, 9 जुलाई की डेडलाइन नहीं करोगे तो 26% टैरिफ लग जाएगा, वगैरह वगैरह। ये धमकियां वो सभी को देता रहता है क्योंकि ट्रंप के टाइम में जो डिप्लोमेसी है उसका जो रूप है वो बदल गया है। डिप्लोमेसी बाय थ्रेट्स, यानी सारी की सारी कूटनीति है वो धमकियों से होती है। आपको पता है, भारत ने अमेरिका को कह दिया है कि भैया रास्ता नापो, ये धमकियों से मामला नहीं चलेगा। एक स्टेटमेंट जारी हुआ, बाकायदा कॉमर्स मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट जारी हुआ। ये कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा, कॉमर्स मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा, इंडिया नेवर नेगोशिएट्स ट्रेड डील विद अ डेडलाइन, कि हम कोई भी ट्रेड डील जो हम नेगोशिएट करने वाले हैं वो हम यदि दोनों के हित में होगी तो ही करेंगे। हम किसी डेडलाइन से डर के हम कोई डील नहीं करने वाले, है ना। 56 इंच वाली बात, पूरी तरह से ये 56 इंच वाली बात है। और इसमें बहुत सारे पेच हैं और वो पेच मैं अभी आपको समझाता हूँ कि क्या बात है, किसके कारण अमेरिका जो है वो बार बार भारत पे ऊपर दबाव डाल रहा है और भारत उस दबाव को स्वीकार नहीं कर रहा है। भारत अमेरिका के ऊपर उल्टा दबाव डाल रहा है कि भाई आप अपने सेक्टर्स जो है, जो आपने रिजर्व कर रखे हैं या उसमें आपने बाधाएं डाल रखी है, वो खोलिए। अब दोनों तरफ से खोलना होगा और भारत की जो आशंकाएं हैं वो पूरी तरह से डील होंगी तभी बात होगी। और दूसरा काम और किया है भारत ने, जी हाँ, भारत ने दूसरा काम ये किया है कि WTO में नोटिस दे दिया है कि हम अपने जितने भी कंसेशन हमने दे रखे हैं स्टील सेक्टर वगैरह में, वो हम विड्रॉ करते हैं यूएस से, और $725 मिलियन के हम और एक्स्ट्रा टैरिफ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यूएस ने भी ऐसे ही टैरिफ लगाए हैं। देखिए, वैसे तो एक मल्टीलेटरल मैकेनिज्म है WTO करके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करके, जिसके माध्यम से सभी देशों को जाना चाहिए, लेकिन जब से ट्रंप बाबू आए हैं तब से उन्होंने टैरिफ्स को एक तरह का हथियार बना लिया है और वो WTO की कोई परवाह नहीं करते हैं। वो WTO की छोड़िए, किसी भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन की कोई परवाह नहीं करते। दो बातें हुई, इसमें से पहली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि तीसरी बात और भी है। क्योंकि तीसरी बात यह है कि भारत ने एक 10 साल का एक डिफेंस फ्रेमवर्क साइन किया है। जी, यूएस के साथ में, पीट हेक्सेथ के साथ में, ये फ्रेमवर्क फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ में, हमारे जो अभी डॉक्टर जयशंकर जो थे वो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में थे, तो उसमें ये 10 साल का फ्रेमवर्क जो साइन हुआ है, उसमें भी भारत ने कह दिया कि भैया तुम करते क्या हो, F404 का तुम्हारा पता नहीं, F414 का जो तुम एग्रीमेंट है वो 2 साल से टाले बैठे हुए हो। पैसे तुम टाइम से दे नहीं रहे, 2 साल तुमने डिले कर दिया। और भी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें भी आपसे बात हुई है, वो ज़बरदस्ती हमारे ऊपर जो है वो आपका स्ट्राइकर और जेवलिन जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स और वो स्ट्राइकर जो एक कॉम्बैट व्हीकल है, उसको हमारे ऊपर थोपना चाहते हो। वो दोनों हमारे यहाँ इवैल्यूएशन में फेल हो गई हैं। देखिए, यू नीड रियल गट्स टू टेल यूएस कि तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो फेल हो चुका है। अभी तो F-35 के बारे में बताना बाकी है कि तुम्हारा सबसे बड़ा फेल्ड प्रोडक्ट तो F-35 है, हमने इवैल्यूएट कर लिया। यहाँ वो 3 हफ्ते रहा है, 3 हफ्ते हमारी केयर में रहा है, हमने बहुत उसकी देखभाल की है और उस देखभाल में हमें पता चला कि तुम्हारे F-35 का जो हल है, यानी जो आप तुम्हारा जो फ्यूजलाज है वो बिल्कुल बेकार है और तुम्हारे जो सिस्टम्स हैं वो थर्ड रेट है। और अगर कोई छोटी-मोटी खराबी आ जाए तो वही वाली पुरानी वाली बात हुई। एक पुरानी मारुति होती थी, बाद में पूरी इलेक्ट्रॉनिक वाली जब गाड़ियाँ आ गई तो जो आराम से जो मैकेनिक्स पुरानी मारुति रिपेयर कर लिया करते थे, उनको पता चला कि बहुत सारी मुश्किल आ गई और पता नहीं कौन-कौन से कंप्यूटर और कौन-कौन से नए-नए इंस्ट्रूमेंट्स उनकी आवश्यकता पड़ने लगी। और उसके बाद ये भी दिक्कत आ गई कि साहब ये आप हर जगह पर रिपेयर नहीं करवा सकते। तो यही वाली दिक्कत F-35 के साथ में है।
तो ये बातें भारत ने पूरी बता दी और ख़ास तौर से जो ट्रेड एग्रीमेंट की बात है, वो ट्रेड एग्रीमेंट में हो क्या रहा है? ट्रेड एग्रीमेंट में अमेरिका ये पुश कर रहा है कि भारत जो है वो अपना एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर खोले। ये सबसे बड़ी जो बाधा आ रही है वो इसी में आ रही है। बाकी में जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर वगैरह में है वो दिक्कतें हैं, लेकिन वो दिक्कतें जो हैं वो इतनी कष्टकारी नहीं है। उसमें लेन-देन चल सकता है। इस हाथ ले, उस हाथ दे करके थोड़ा बहुत हो सकता है। क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में वो कह रहे हैं कि साहब कि हमारे पार्ट्स वगैरह के लिए आप अपना ये खोलिए। तो वो चूँकि हमारे यहाँ की जो बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्री है, जो कि मीडियम इंडस्ट्री में आती है या स्मॉल इंडस्ट्री में भी आती है, तो उसके हित का देखना है और इसलिए भारत जो है उसमें थोड़े बहुत हेजिंग कर रहा है, लेकिन वो इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें गिव एंड टेक हो सकता है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों घुसना चाह रहा है भई? कल इसके ऊपर आज आज हम इसके ऊपर एक विजय सरदाना जी के साथ विस्तृत प्रोग्राम भी करेंगे। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में समस्या क्या है? भारत को क्या समस्या है? भारत को एग्रीकल्चर सेक्टर में विशेषकर जो डेयरी है, डेयरी में बहुत समस्या है। डेयरी में तो भारत ने कहा कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम आपको परमिट कर दें। डेयरी इज़ नॉन-नेगोशिएबल, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ नेगोशिएशन। डेयरी का हमारा जितना भी मामला है, वो सब हमारे स्मॉल फार्मर्स का है। हमारे स्मॉल फार्मर्स सब्सिस्टेंस लेवल की डेयरी फार्मिंग करते हैं। उनको हम आपके ये जो बड़े-बड़े आपने इंडस्ट्रियल लेवल फार्म्स बना रखे हैं, इनसे हम कम्पीट नहीं करने देंगे, किसी भी हालत में नहीं करने देंगे और ये हमारा जो है 70% हमारी जनता फार्मिंग पर और डेयरिंग पर निर्भर है। आपके मतलब के लिए हम अपने देश के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। क्योंकि भारत ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है पूरी दुनिया में। ना केवल हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, हम 4th मोस्ट इक्वल इकोनॉमी भी हैं। ये अभी-अभी वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों में ये पूरी तरह से स्पष्ट होके आ गया। उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में बाकी दिक्कत नहीं है। फ्रूट्स हाँ, खोले जा सकते हैं, फ्रूट्स की मार्केट काफ़ी कुछ खोली जा सकती है। और वेजिटेबल्स की कोई मार्केट वहाँ से तो है नहीं, अमेरिका कोई वेजिटेबल एक्सपोर्ट करने में सक्षम नहीं है और वेजिटेबल अगर एक्सपोर्ट करेगा भी तो वो इतनी महँगी होगी कि यहाँ कोई खरीद नहीं सकता। कुछ फ्रूट्स हैं, एप्पल्स वगैरह हैं या कुछ इस तरह के और फ्रूट्स हैं, उनको वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आमंड्स हैं, नट्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है भारत को विशेष, वो आप कर लो। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत आ रही है साहब कि वो कह रहे हैं कि साहब हम कॉर्न और मेज़ ये हम एक्सपोर्ट करेंगे। अब उनके यहाँ कॉर्न और मेज़ जो है, वो सारा का सारा आता किससे है, बनता किससे है? वो जेनेटिकली मॉडिफाइड वैराइटी से बनता है, जीएम। अब जीएम के बहुत सारे नुकसान हैं। जीएम सीड्स की, जीएम क्रॉप्स की हमारे यहाँ इम्पोर्ट बैन है। कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम आधारित कोई भी प्रोडक्ट है, वो भारत में उसके ऊपर बैन लगा हुआ है। वो बैन सही है या गलत है, इसके ऊपर बहुत दिनों से डिबेट चल रही है, लेकिन 100 बात की एक बात, आज के दिन भारत में जीएम प्रोडक्ट्स अलाउड नहीं है। केवल 2 जीएम प्रोडक्ट्स जो हैं, वो भारत में अलाउड हैं, जिनके ऊपर जीएम कॉटन और आपके जीएम ब्रिंजॉल, बैंगन। ये 2 प्रोडक्ट्स जो हैं वो जीएम ब्रिंजॉल में लिमिटेड एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जीएम कॉटन जो है वो बहुत लंबे समय से अलाउड है। होता क्या है कि जब जेनेटिकली मॉडिफाइड जब सीड्स वगैरह हो जाते हैं तो उसके ऊपर फिर मोनोपोली हो जाती है। जो भी जेनेटिकली मॉडिफाई करता है वो इस तरह से उसको करता है कि भई उससे आप मल्टीपल क्रॉप्स नहीं ले सकते। उस सीड से सीड नहीं निकलेंगे, ये भी उसमें व्यवस्था वो लोग कर देते हैं। जिससे कि हर बार आपको जो है वो सीड उसी से खरीदना पड़ेगा। आज के दिन तो आपको पता है कि भई अगर आपने गेहूँ की फसल उगाई है
तो आप अगली फसल का जो बीज है वो उसी से बचा के रख लेते हो। इसी तरह से धान का हो या गन्ने का हो, आलू का हो, ये सब आप बीज जो है वो बचा के रख लेते हो। लेकिन इधर तो साहब मामला बिल्कुल उल्टा है, यहाँ तो वो आपको बीज भी अलाउ नहीं करते। और कॉर्न जीएम, और कॉर्न के अलावा वो कह रहे हैं कि साहब के डेयरीज़ में आपके जो डेयरी फीड है, वो आप अलाउ करो। उनके डेयरी फीड में साहब वो नॉन वेजिटेरियन चीज़ें मिलाते हैं। उसमें वो इसमें वो एनिमल ब्लड तक मिलाते हैं। हम इस तरह का फीड अपनी गायों को कैसे दे सकते हैं? डेयरी में भी जो अलाउ नहीं कर रहे हैं, उसका एक ही कारण ये भी है कि साहब उनके यहाँ से जो सारा के डेयरी प्रोडक्ट आता है, वो ऐसी गायों को आता है जो इस तरह के फीड को खा के पली हुई होती हैं। ऐसा दूध तो हमारे यहाँ अपवित्र माना जाता है। भारत एक पुरानी सभ्यता, एक पुरानी संस्कृति है, जो खाली अमरीके के वोक मैकेनिज़्म पर थोड़ी चलेगी। इसलिए भई भारत ने तो अपना रुख बिल्कुल कड़ा कर लिया और कहा है कि भाई जब तक बराबरी की बात नहीं होगी, तब तक कोई सौदा नहीं होगा। भारत के साथ बराबरी से बात करो, नक्शेबाज़ी मत करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।